नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज उन्होंने पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम कोरोना पर लगभग काबू कर चुके थे, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मरीज बढ़ गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों के साथ बातचीत करने से पहले उन्होंने तमाम जानकारियां दी। उन्होंने इस बात को कहा कि हम कोरोना पर काबू कर चुके थे, लेकिन तबलीगी जमात के जिस तरीके से मामले सामने आए उसके बाद यह मामला काफी बढ़ गया। आज तक 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। वहीं लखनऊ में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सरकार लगातार कोरोना से निपटने की कोशिशों में जुटी हुई है। लोगों को राशन बांटा जा रहा है। अब तक सरकार ने 6,67,464 मीट्रिक टन राशन बांटा है। साथ ही जो लोग कोरोना संक्रमण के दौरान व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं उन लोगों को 50 लाख हेल्थ केयर सरकार देगी। साथ ही सरकार सोशल मीडिया के जरिए लोगों पर नजर रख रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। एक और आज की बड़ी खबर देखिए। खबर है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। जी हां, लॉकडाउन की अवधि और बढ़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम राज्यों ने केंद्र से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील की है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन कई राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। तो राज्यों की केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की गई है। केंद्र सरकार को इस दिशा में फैसला लेना है। लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई फैसला ले सकती है। राज्यों ने अपील की है, उत्तर प्रदेश ने अपील की है, तेलंगाना ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, इन तमाम राज्यों ने आपको बता दें कि अपील की है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और माना जा रहा है कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर अंतिम फैसला लेना है। लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सही वक्त पर हम फैसला लेंगे और उस अभी मंथन जारी है। यह स्टेटमेंट उनके द्वारा आज दिया गया और लॉकडाउन पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने के समर्थन में। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जनता के हित में है। सिद्धार्थनाथ सिंह, क्योंकि अब खबरें हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, मामले भी बढ़ रहे हैं, चुनौतियां भी फिर बढ़ेंगी, किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा? मैं कहूँगा, सभी से कहूँगा कि ये जो विषय है लॉकडाउन का, क्या होएगा या खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, जो अटकलें चल रहे हैं, किसी को अटकलें नहीं करनी। इसमें जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके जो निर्णय होता है उसको लेके नहीं आते, हम लोग को अटकलें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन को गंभीरता से देख रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एक कमेटी बनी हुई है केंद्र में, सब चीजों को देखते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी कोशिश यही है कि एक स्ट्रांग और पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। स्टेट्स से रायशुमारी की गई है, क्योंकि देखिए रिवेन्यू भी इशू होता है, मजदूरों की बात करें, तमाम बुनियादी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और स्टेट्स का कहना है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, तेलंगाना की बात करें या दिल्ली की बात करें, कि हम साथ में हैं और वो फेवर में हैं। तो हम आपसे ही इस चीज को बारीकी से समझना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं, जो मसले हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो,
चाहे कोई भी व्यापारी हो या कोई भी नागरिक हो, उसकी प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जिंदगी बचा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर संदेह जताया था। संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद कहा है कि सभी की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसमें बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्थिति से हर संभव तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास टेस्टिंग के लिए लैब नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास 10 लैब मौजूद हैं। हमने कोविड केयर फंड स्थापित किया है ताकि टेस्टिंग की सुविधाएं और बेहतर हो सकें। तो एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 से 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। टेस्टिंग लैब्स के उन्होंने कहा कि 10 टेस्टिंग लैब्स हैं और कोल पॉजिटिव केस में 168 जमाती उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। जरूरत है इसमें आईसीएमआर का जो नया प्रोटोकॉल आया है, जिसमें हेमाटोलॉजिकल ब्लड टेस्टिंग हो सकती है, उसको हम लोकल लेवल पर यूज कर सकते हैं। एलिजा बेस्ड टेस्ट है और वो सर उस पर अगर स्क्रीनिंग से पॉजिटिव आता है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंडलीय मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करेंगे और इसकी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और अब आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,421 हुई है। पहली ये बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में देश में 354 मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश भर में अब तक 117 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में अब तक 314 केस कोरोना के सामने आए हैं। 314 में आपको बता दें कि 168 लोग तबलीगी जमात के शामिल हैं और अब तक उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 12,000 बेड सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। एक दिन में 1200 से 1500 टेस्ट की क्षमता उत्तर प्रदेश में है। 4 प्राइवेट अस्पताल को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। तो ये 10 बड़ी खबरें कोरोना पर आज की। और आइए अब आपको जिलेवार कोरोना मरीजों की संख्या को हम बताते हैं। किस जिले में कितने मरीज कोरोना के हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में 65 हैं। आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ में 4, लखनऊ में 23, औरैया में 1, गाजियाबाद में 23 हैं। लखीमपुर खीरी में 4 कोरोना के मरीज मिले हैं। वाराणसी में 7 मिले हैं। कानपुर में 8 मरीज मिले हैं। शामली में 14 मरीज कोरोना के। मेरठ में 33, जौनपुर में 3 मरीज मिले हैं। बागपत में 1 मरीज, सहारनपुर में 13 मरीज कोरोना के अब तक सामने आए हैं। हापुड़ में 3 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। गाजीपुर में 5 मरीज अब तक सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में 3 मरीज, हरदोई में 1 मरीज और शाहजहांपुर में 1 मरीज, मिर्जापुर में 2 मरीज, रायबरेली में 1, बस्ती में 5। तो यह मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर, प्रयागराज में 1 मरीज, नोएडा में यह आंकड़ा 59 तक जा पहुंचा है अभी, और बुलंदशहर में हम आपको बता रहे हैं 3, आजमगढ़ में 4, औरैया में 1, बाराबंकी में भी 1 मरीज कोरोना का सामने आया है। सीतापुर में 8 मरीज सामने आए। आगे बढ़ते,
देश में जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे स्टडी भी की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि किस उम्र के लोगों में ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण का असर है। इस रिपोर्ट को आप देखिए कि 0 से 20 साल यानी कि 0 से 20 के साल के बीच में 9% लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ये देखिए आप, कोरोना का खतरा कितना है ये हम लोगों की उम्र के साल के हिसाब से बता रहे हैं आपको। 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60 और 60 से ज्यादा, तो यानी कि 21 से 40 के बीच में ये 42% है और कोरोना इनमें संक्रमण ज्यादा मिला है। 41 से 60 साल के बीच में 33% लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को 17% कोरोना वायरस मिला है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब योगी सरकार सभी विधायकों की 30% सैलरी कम करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, सभी विधायकों की निधि को 2 साल के लिए खत्म किया जाएगा। 2 साल तक विधायक निधि कोविड-19 महामारी के लिए उपयोग की जाएगी। योगी सरकार इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं अब सरकार एक बड़ी तैयारी करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधायकों और जो विधान परिषद सदस्य हैं उनकी 30% की जो सैलरी है केंद्र सरकार की तर्ज पर यहां भी कटौती की जाएगी और बाकायदा ये भी तैयारी की जा रही कि सरकार इसके लिए बाई सर्कुलेशन एक अध्यादेश भी ला सकती है, क्योंकि कैबिनेट बैठकें नहीं हो रही हैं तो बाई सर्कुलेशन ही इस अध्यादेश को लाया जाएगा। सरकार की तरफ से जो सूत्रों का कहना है कि 30% सैलरी तो काटी ही जाएगी, साथ ही इसके बाद 2 साल की जो विधायक निधि है उसके लिए भी कोरोना फंड में उसको दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार बाई सर्कुलेशन एक अध्यादेश भी ला सकती है। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल ही सैलरी में कटौती करने की बात पत्र लिखकर केंद्र सरकार को कहा और उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो स्वेच्छा से 2 साल की अपनी निधि दे रहे हैं। विजय बहादुर पाठक जो सरकार के हिस्से हैं यानी विधान परिषद सदस्य हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी 2 साल की जो विधायक निधि है, जो फंड है, उसको देने के लिए पत्र सरकार को लिखा। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि 30% वेतन में कटौती विधायकों की और साथ ही 2 साल की विधायक निधि कोविड यानी कोरोना केयर फंड में दी जा सकती है। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इधर बीजेपी ने विधायक की सैलरी में 30% कटौती और 2 साल तक विधायक फंड के लिए रोके जाने का स्वागत किया है। विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस इसके साथ ही सरकार को खर्च में कटौती करने की सलाह दे डाली। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में वो जनता की भलाई के लिए सरकार के साथ है। सरकार द्वारा जिस प्रकार से सांसद निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार भी माननीय विधायक गणों की विधायक निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित कर उस धनराशि का उपयोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संसाधनों को जुटाने में करने के लिए प्रयत्नशील है। विधायक निधि और सैलरी जो कम करने का योगी सरकार अध्यादेश ला रही है, इस आपदा के समय पर हम उसका समर्थन करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को अपने खर्चों में भी कटौती करनी चाहिए। 30 से 50% की कटौती सरकार अपने खर्चों में करे। सरकार एक श्वेत पत्र भी लेकर के आए कि उसकी आर्थिक स्थिति में जब कोरोना वायरस जैसी महामारी से मेरा पूरा देश गुजर रहा हो, हम जनता की भलाई के लिए जनता के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सरकार जो हमसे सहयोग मांगेगी, हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसमें जनता की भलाई हो, जनता की किसी भी प्रकार से जनता को हम किसी सहायता पहुंचा पाए, जनता की मदद कर पाए, जनता को खुशी दे पाए, जनता को किसी तरह से भी जनता के काम आ पाए और हम पूरी तरह से जनता के साथ, सरकार के साथ सहयोग के लिए पूरी तरह से खड़े। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम रिलीफ फंड में 3.31 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इस फंड में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से पैसा जुटाया गया है, जबकि लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोविड केयर फंड में 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं। जिस समय समाज को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए, उस समय कुछ धर्म के ठेकेदार समझने वाले धार्मिक रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। समाज को बांटने में जुटे हुए खुद को 130 करोड़ देशवासियों की ठेकेदार बनकर प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के विवादित पत्र ने हंगामा खड़ा कर दिया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिस पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है और जमात में शामिल होने वालों को गोली मारने की मांग कर डाली। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। के लिए और आज कोरोना वायरस को एक जिहाद के रूप में फैला रहे हैं, थूक रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों पर, हमारे डॉक्टर्स की जान ले रहे हैं। ऐसे में मैंने ये पत्र आज खुल के अपने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि 130 करोड़ जनता, मैं आपसे कहती हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये चिट्ठी भेज रही हूं कि आप ऐसे लोगों को, इन मौलानाओं को, इन जमातियों को, इस संस्था को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से बैन करें और जो लोग थूक रहे हैं या इस टाइप का कार्य कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से गोली मारने के आदेश दें। हम पूरी जनता आपके साथ है पाने के लिए और आज कोरोना वायरस को एक जिहाद के रूप में फैला रहे हैं, थूक रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों पर, हमारे डॉक्टर्स की जान ले रहे हैं। ऐसे में मैंने ये पत्र आज खुल के अपने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि 130 करोड़ जनता, मैं आपसे कहती हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये चिट्ठी भेज रही हूं कि आप ऐसे लोगों को, इन मौलानाओं को, इन जमातियों को, इस संस्था को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से बैन करें और जो लोग थूक रहे हैं या इस टाइप का कार्य कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से गोली मारने के आदेश दें। हम पूरी जनता आपके साथ है पाने के लिए और आज कोरोना वायरस को एक जिहाद के रूप में फैला रहे हैं, थूक रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों पर, हमारे डॉक्टर्स की जान ले रहे हैं। ऐसे में मैंने ये पत्र आज खुल के अपने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि 130 करोड़ जनता, मैं आपसे कहती हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये चिट्ठी भेज रही हूं कि आप ऐसे लोगों को, इन मौलानाओं को, इन जमातियों को, इस संस्था को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से। लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विवादित बयान देते हुए तबलीगी जमात के मौलाना साद को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमात ने सोची समझी साजिश के तहत कोरोना फैलाया और मौलाना साद विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। गुर्जर ने इस सब के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। गुर्जर ने केजरीवाल को भी जेल भेजने की मांग की है। वो वहाँ ट्रेनिंग दी गई और ये जो पूरा वायरस था, आप एक चीज़ और नोट करें, इसमें जितने भी वहाँ से जो तबलीग है और जिनको ये पॉजिटिव है और जो थूक लगाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो लगातार पकड़े जा रहे हैं, नर्स के साथ जो आज देवी के रूप में काम कर रही हैं, उनके साथ बदतमीजी करने को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता और लोगों की ये मांग है कि इनको तत्काल फांसी दी जाए। और मौलाना साद ने वहाँ ट्रेनिंग जो है वो कोई तबलीग के लिए, कोई धर्म की बात नहीं की है वहाँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ मौलाना साद को फांसी हो। अमेठी में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एसपी एमएलए राकेश प्रताप सिंह ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने किसानों और सब्जी बेचने वालों से सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाने की गुजारिश की है ताकि लोग एक जगह पर जमा न हो सकें। ऐसे लोगों से राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि साइकिल या ठेले पर लेकर सब्जी बेची जाए ताकि कम से कम लोग संपर्क में आ सकें। उधर हाथरस में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को अच्छा सबक सिखा रही है। पुलिस ऐसे लोगों को पहले माथे पर टीका लगाकर फिर माला पहना रही है, जिसके बाद उनका एक पोस्टर दे रही है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मैं समाज का दुश्मन हूं और घर पर नहीं बैठ सकता। दरअसल लॉकडाउन के दौरान हाथरस गेट इलाके में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानें खुलती हैं, जिससे लोग खाने और दूसरे जरूरी सामानों की खरीदारी करते हैं। जिसके बाद घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद कई लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कहीं लोग आपस में ही मारपीट कर रहे हैं तो कहीं दबंगों का कहर नजर आ रहा है। अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट हुई तो शामली में दबंगों ने महिला की ही पिटाई कर दी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप अलीगढ़ की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर शामली की। अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट हुई तो वहीं शामली में दबंगों ने एक महिला को किस तरीके से पीटा, ये इस दृश्य में आप देखिए। तो अलीगढ़ में दीवार को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मामला इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। दोनों पक्षों के बीच में बढ़े तनाव में लोग जान के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को जमकर पीटा। इस मारपीट में 4 से 5 लोग घायल हो गए। यह पूरा मामला थाना दिल्ली गेट के क्षेत्र का है। वहीं शामली में दबंग युवकों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। एक महिला समेत 3 लोगों ने उसे लाठी डंडे से जबरदस्त तरीके से पीटा और लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर यह मारपीट की गई है।
गांव के ही युवक ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से, जहां पर खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के नदिया गांव का है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 10 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि खेत के ऊपर से बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे खेत में आग लग गई। इसमें फसल जलकर खाक हो गई। प्रयागराज में कोटक महिंद्रा बैंक में 9 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। बैंक के सिविल लाइन शाखा में हुए गबन के मामले से बैंक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर ने अंशुमन दुबे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। आरोप के मुताबिक उसने बैंक के चेस्ट से पैसे निकालकर बिल्डरों को ब्याज पर दे दिया था। हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे वहां की स्थिति को देखे हैं, बता रहे हैं। प्रयागराज में कोटक महिंद्रा बैंक में 9 करोड़ 46 लाख के गबन का मामला सामने आया है। बैंक के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उनके होश पाख्ता हो गए और इस पूरे मामले में बैंक के ही एक अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है। बैंक के एसडीओ अंशुमान दुबे पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने 9 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम चेस्ट में नहीं जमा की, बल्कि उसको अपने निजी काम में लिया और कुछ अन्य लोगों को ब्याज पर उठा रखा है। इस मामले में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बैंक के मैनेजर और रीजनल मैनेजर की ओर से सिविल लाइन थाने में आरोपी बैंक अधिकारी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के मामले में, फर्जीवाड़े के मामले में, ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी बैंक अधिकारी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक का प्रयागराज में कोई चेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से खुलदाबाद बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ के कैश जमा किया जाता था और पिछले 1 साल से ये कैश वहाँ पर जो जमा हो रहा था उसमें से लगातार पैसे का गोलमाल किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अकेले इस बैंक अधिकारी की इस पूरे घोटाले में संलिप्तता है या फिर इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला अकेले कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि इस बड़े स्कैम में कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि आरबीआई को जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा का अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई करती है। तो हो सकता है कि इस मामले की जांच भी सीबीआई करे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वाराणसी में कोरोना के कहर को देखते हुए मदनपुरा, लोहता, बजरिया और गंगापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे अब प्रशासन ने हटा दिया है। हालांकि इन चारों इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों की ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। खुद आईजी और कमिश्नर ने इलाकों का जायजा ले रहे हैं। पूरे इलाके की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन समेत संपर्क में आए सभी लोगों की जांच भी कराई जा रही है। देखिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उल्लंघन हुआ है वहाँ पर मुकदमे पंजीकृत किए हैं और लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग उनको हिदायत देखें और आम जनता से अपील कर कर ये सुनिश्चित करें कि वो सड़क पर ना आए और लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और हम लोग भी जो बाकी अन्य स्टेटों में कुछ जगह ये प्रयास हुआ है कि हम लोग उसी तर्ज पे हम लोग ऑलमोस्ट 100% स्कैनिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउस होल्ड, खासकर इस तरह के जो आपने देखा हुआ कंजेस्टेड इलाके हैं उसमें लोग डोर टू डोर और आशाओं का, एनएम का और जो हमारी मोबाइल टीम्स है उनका हेल्प लेके हम लोग 100% स्कैनिंग कराने का हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। बरेली में कल पुलिस पर हुए हमले के बाद उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने अब तक 42 हमलावरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल बरेली के इज्जत नगर के करमपुर चौधरी गांव में पुलिस पर हमला हुआ था, जहां कल उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। उपद्रवियों ने अपने छुपने के लिए मदरसे और मस्जिद का वहां पर सहारा लिया, लेकिन पुलिस ने भी उपद्रवियों और मदरसे और मस्जिद से बाहर निकालकर उनकी जमकर पिटाई की। डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी के मुताबिक कल करमपुर चौधरी गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर बल प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने की है सोनिया गांधी की आलोचना। सोनिया गांधी के सरकारी विज्ञापन रोकने का सुझाव दिया था। प्रिंट और न्यूज चैनल को सरकारी विज्ञापन नहीं देने का सुझाव दिया गया था।
सोनिया गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। सोनिया गांधी का सुझाव बेहद निंदनीय। एनबीए ने यहां पर इस बात को कहा, इस मुश्किल वक्त में सोनिया का बयान मनोबल तोड़ने वाला है। कोरोना संकट में बहादुरी से काम कर रहा है मीडिया। एनबीए ने यहां पर यह स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का प्रिंट और टीवी चैनल को सरकारी विज्ञापन रोकने का सुझाव। सोनिया गांधी ने सुझाव दिया कि प्रिंट और न्यूज चैनल्स को जो सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए। सरकारी कंपनियां भी मीडिया को अपने विज्ञापन बंद करें। लॉकडाउन और मंदी से मीडिया की आय कम हुई। एनबीए इस बात को कह रहा है सोनिया गांधी का बयान बेहद निराशाजनक है। सोनिया गांधी अपना बयान तुरंत वापस लें। तो खबर दमदार में बस इतना ही। नमस्कार।